अगली दोपहर आसमान में सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। आज जानवी ने घर पर रहकर साउथ रिवर प्रोजेक्ट पर काम करने का सोचा था जब अचानक से उसे एक फोन कॉल आया। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपना काम वहीं रोका और बाहर चली गई। जानवी की कैन उन रास्तों में ठंडी हवाओं से होते हुए गुजर रही थी। सनासन गाड़ी चलते हुए उस कैफे में पहुंच गई। आज उसने एक ब्लैक कलर की जैकेट पहनी थी, बाल खुले हुए थे और एक बड़ा सा चश्मा उसके सर पर विराजमान था। उसने दरवाजा खोला, नीचे उतरी, दरवाजे को बंद किया और लॉक करके अंदर कैफे में चली गई। मैम, आपकी कोई टेबल बुक है क्या? जैसे ही जानवी अंदर घुसी एक वेट्रेस ने उससे पूछ लिया। जानवी ने भी हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। टेबल नंबर 15, वेट्रेस ने स्माइल करते हुए कहा। आप जरूर मिस जानवी होगी। मिस रश्मि आपका कब से वेट कर रही है। प्लीज आप मेरे साथ आइए। इस पर जानवी ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा। वो वेट्रेस के पीछे पीछे गई और जल्दी अपनी जगह पर पहुंच गई। वो कैफे का सबसे कॉर्नर वाला एरिया था। दीदी आप आ गए। जैसे ही वो पहुंची रश्मि अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक जेन्युइन खुशी दिख रही थी। वो उठी और जानवी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अपनी बहन की उन बर्फ जैसी आंखों और डेंजरस ऑरा को देखते हुए वो पीछे खड़ी रह गई। तुरंत उसने अपने चेहरे पर एक हैरानी आई और दुखी मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। लेटेस्ट व्हाइट आउटफिट, सुंदर घने घुंघराले से बाल, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बस हो गई तैयार एक जेंटल और चार्मिंग सी लड़की। किसी भी क्यूट गर्ल की एक परफेक्ट डेफिनेशन देनी हो तो रश्मि बेस्ट चॉइस थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी आंखों में न जाने कितने और तकलीफें छुपाए बैठी है और अक्सर ये दुख उसकी आंखों में जानवी और कबीर के सामने ही दिखा करता था। वही जानवी शुरू से लेकर अंत तक काफी शांति थी। उसने अपने इमोशंस अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। वो जाके रश्मि के अपोजिट साइड बैठ गई। वेट्रेस ने पूछा, आप कुछ लेंगे? मैम, नो, आई एम फाइन। जानवी ने बिना इंटरेस्ट लिए रिप्लाई किया। वही वेट्रेस को भी समझ आ गया था दोनों में कुछ टेंशन है, इसीलिए बिना ज्यादा देरी किए वो वहां से चली गई। दीदी मुझे लगा था आप नहीं आओगे, पर आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। रश्मि पूरे टाइम जानवी की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। उसकी स्माइल किसी इनोसेंट परी जैसी लगती थी। उसकी स्माइल इतनी प्यारी, प्योर और ब्यूटीफुल थी कि कोई भी उस स्माइल को बचाने के लिए कुछ भी कर जाए। उसकी बात सुनकर जानवी ने सार्कास्टिकली एक स्माइल दी। उसकी आवाज अभी भी काफी शांत थी। क्यों नहीं आऊंगी मैं? तुम्हें लगता है मैं अपनी माँ की तरह दिलदार हूँ, सिल्ली हूँ? अब ये बताओ वो सामान कहाँ है? दीदी जो कुछ भी हुआ वो माँ और दादी ने जानबूझकर नहीं किया था। वो तो हमारी कंपनी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और सिर्फ यही करके हम उसे बचा सकते थे। आप जानते हो अरोड़ा कल्चर मीडिया माँ और दादी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अपनी आंखों के सामने वो उसे यूं गिरता हुआ तो नहीं देख सकते थे। प्लीज आप एक बार उनकी जगह पर खुद को रख कर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। रश्मि ने टेबल पर रखे हुए जानवी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और बोली, आपसे लड़ने का और आपसे कुछ छीनने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। हमारे पेरेंट्स के बीच में जो भी इश्यूज है वो उनके बीच की है। उसे भुला के, उसे पीछे छोड़कर हम एक साथ अपना फ्यूचर क्यों नहीं देख सकते? फ्यूचर? चलो मैं बताती हूँ कल मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। कहीं कल मैं राघव सिंघानिया की लवर तो नहीं बन जाऊंगी और फिर पूरा अरोड़ा परिवार मुझे किसी कुत्ते की तरह पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उन्हें तो उनका फायदा मिल जाएगा। या फिर मुझे सब कुछ भुला के अपनी सारी खुशियों को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। किसके लिए? इस अरोड़ा परिवार के लिए और हमारी कंपनी के लिए। खुशी खुशी तुम्हारी सगाई में आकर तुम्हें जीवन भर का आशीर्वाद देना चाहिए, वही जो पहले मेरी माँ ने किया था। बताओ यही है मेरा फ्यूचर, या यूं कहूँ ये तुम लोगों की सबसे दिली इच्छा है। जानवी की बातों में कोई गर्माहट नहीं थी। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? ये सब तुमने ही कहा था ना कि मुझे कंपनसेट करना चाहती हो और मेरी माफी पाने के लिए कुछ भी करोगी। हाँ दीदी, अगर आप पुरानी सारी बातें भूलकर आगे बढ़ने को तैयार होते हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रश्मि भी अपनी बातों से काफी डिटर्मिन लग रही थी। ये बात सुनकर जानवी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। फाइनली उसने अपने सनग्लासेस निकाले और रश्मि की तरफ उन कड़क आंखों से देखते हुए कहा, वेरी गुड, फिर मैं चाहती हूँ तुम जाकर राघव सिंघानिया से शादी कर लो और साथ में ये भी अनाउंस करो कि आज के बाद तुम्हें अरोड़ा कल्चर मीडिया से या उसके शेयर से कोई लेना देना नहीं है। तुम सब कुछ अपनी मर्जी से छोड़ रही हो, फिर मैं तुम्हें जरूर माफ करूंगी। कैसा लगा मेरा प्लान? रश्मि ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो जानवी के मुंह से ये शब्द सुनेगी। उसकी आंखें जानवी को घूर रही थी और आंसू आंखों से बस टपकने ही वाले थे। रश्मि का ये रिएक्शन देखकर जानवी को हंसी आ गई और उसे ताना देते हुए उसने कहा, देखो
तुम्हारे जैसी काइंड, इनोसेंट और भोली लड़की भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती, फिर मुझ जैसी बुरी और एविल लड़की ये सब कैसे एक्सेप्ट करेगी। रश्मि के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और उसने दुख में अपने होठों को दबाना शुरू कर दिया। आप बस मुझसे बदला लेनी चाहती हो, है ना? पर दीदी, कबीर आपसे प्यार नहीं करता। ये बात आपको क्यों समझ नहीं आती? मैं उसे छोड़ दूंगी तो भी वो आपके पास कभी नहीं आएगा। आप अपने इस भ्रम की दुनिया से जाग क्यों नहीं जाते? इस पर जानवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने उस भ्रम की दुनिया से मैं कब की जा चुकी हूँ। तुम लोगों ने ही मुझे एक लेबल दिया है ना, जिद्दी, बेशर्म और घटिया लड़की होने का। बस मुझे लगता है इतना अच्छा लेबल मिला है तो उसे पर खरा उतरना तो जरूरी है। जब तक मैं तुम लोगों को दुखी होता हुआ नहीं देखूंगी तब तक मेरे दिल को कैसे खुशी मिलती। दीदी, आप ऐसी कब से बन गई, क्यों बन गई? रश्मि ने जानवी की तरफ रोती हुई नजरों से देखा। रश्मि अरोड़ा, अब जब यहाँ पर सिर्फ हम दोनों बैठे हैं तो इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। जब तुम 16 साल की थी तब मैंने तुम्हें अलमारी से कपड़े जलाते हुए देखा है, वो भी एक्सपेंसिव ड्रेस जो दादी तुम्हारे लिए फ्रांस से खरीद के लाई थी। मुझे याद है वो तुम्हारी फेवरेट ड्रेस होती थी और तुम्हें लगता था ऐसे नॉर्मल ओकेजन्स पर उसे नहीं पहना जा सकता, इसीलिए तुमने उसे ज्यादा कभी पहना ही नहीं। बस वो मुझे भी पसंद था तो तुमने उसे जला दिया। फिर उस गर्मी की छुट्टी में मुझे मिलिट्री स्कूल से बाहर निकला गया। याद है तुम्हें, या याद दिलाओ? एग्जैक्टली एक एक चीज मुझे याद है। इफ यू वॉन्ट, मैं अभी बैठ के सब आराम से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। रश्मि का पूरा चेहरा फीका सा पड़ गया था और उसकी आंखें कंफ्यूजन से भरी हुई थी। दीदी, मुझे सच में नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। एक बात बताओ, एक्चुअली तुम्हारे अंदर एक चीज है जिससे मैं काफी इम्प्रेस हूँ। जानवी थोड़ा रुकी और रश्मि को ऊपर से नीचे देखने लगी। यू आर ए बॉर्न एक्ट्रेस। तुम्हें तो तुम्हारी एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। रश्मि का पूरा चेहरा फीका पड़ता जा रहा था और वो बार बार अपने होठों को चबा रही थी, जैसे उसने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। उसकी आंखों से आंसू बस गिरने ही वाले थे। उसका इनोसेंट सा चेहरा और वहीं बैठी जानवी का बिना किसी एक्सप्रेशन का चेहरा, अगर कोई साथ देख ले तो यही कहेगा एक परी अकेले डेविल से मुकाबला करने निकल गई है। जानवी को तो उसके इस लुक की काफी आदत थी। वो वापस से आराम से बैठ गई और उसकी तरफ देखने लगी। रश्मि के कंधे बहुत हिल रहे थे, जैसे वो खुद को रोने से रोक रही हो। यहाँ तक कि जानवी को भी एक पल को लगा कि वो किसी मूवी के विलन कैरेक्टर में घुस गई है। रश्मि ने अपनी आंखें आसमान की तरफ करी ताकि वो आंसुओं को बहने से रोक सके और अपनी बहन की तरफ देखकर वापस से अपनी मीठी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता दीदी आप मुझे कैसे देखते हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मेरे बारे में कितनी गलतफहमी है। मैं बस यही होप करूंगी जो भी कुछ था वो पहले जैसा हो जाए, जैसे हम पहले रहा करते थे सब वैसा हो जाए। ऐसा कर सकते हैं क्या हम, प्लीज? अब जानवी का इंटरेस्ट उसके इन बातों में खत्म होता जा रहा था। उसने अपनी नजर वहां से घुमाई और बाहर आसमान में देखने लगी। इम्पॉसिबल, मुझे वो सामान दो, मेरे पास पूरा दिन टाइम नहीं है। दीदी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अब आप कहीं ये तो नहीं चाहते कि मैं आपके सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगूं? आपको पता है दादाजी की क्या कंडीशन है? उन्होंने तो अभी भी हमें आपके पास आने से मना किया है। वो इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं और अब क्या आप पापा की बातों को भी इग्नोर करोगे? रश्मि ने अपना दिल कड़ा करते हुए पूछा। तुम जानती हो पापा मुझसे मिलने आए थे। जानवी ने रश्मि की तरफ अपनी आंखें छोटी करी और उसे गुस्से में पूछा और वही रश्मि भी थोड़ा भाव खाने लगी और उसने काफी देर तक रिप्लाई नहीं किया। वो जिस दिन पापा आपसे मिलने गए थे उस दिन उनका मूड अच्छा नहीं था। वो वापस आए तो भी उनका मूड अच्छा नहीं हुआ और मैंने उनकी सेक्रेटरी से की बातें सुन ली थी। ऐसे मुझे पता चला वो आपको देखने आए थे। फिर रश्मि ने अपना बैग उठाया और उसमें से एक फाइल निकाली। वो ये चीज जानवी को देने में काफी हिचक रही थी। दादी ने बोला है मैं आपको ये दे दूं। वो होप करती है वो जो भी करने की कोशिश कर रही है आप उसको समझोगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें आपसे कोई प्यार नहीं है, पर आप हमेशा इस तरह से। रश्मि ने अपनी बात वहीं पर छोड़ दी। जानवी रश्मि को देख रही थी और उसके हाथ में रखी फाइल उसने तुरंत नहीं ली बल्कि उससे एक सवाल किया, तो फिर ये फाइल वो मुझे खुद क्यों नहीं दे रही? रश्मि ने ये क्वेश्चन जानवी के मुंह से एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, दादी आजकल बहुत बिजी है इसीलिए मैंने ही कहा ये आपके पास में पहुंचा दूंगी। वैसे भी मैं आपसे बहुत टाइम से कुछ बात करना चाहती थी लेकिन आपने कभी मौका ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे नहीं लगता मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ बचा है, और अगर ये सब कुछ उस कबीर मल्होत्रा के लिए है तो आई एम प्रीटी श्योर मैंने उससे सारी बातें खुद ही क्लियर कर दी है। मैंने अपना प्रॉमिस रखा और तुम दोनों को परेशान नहीं किया, लेकिन वही उल्टा तुम दोनों बार बार आकर मुझे जरूर परेशान कर रहे हो।
जानवी ने उसके हाथ से फोल्डर लिया और उसको अपनी गहरी आंखों से देखने लगी। रश्मि, एक्चुअली 3 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया था, जिस पल तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया उस पल से मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं कर सकती। अगर हम दुश्मन नहीं भी होते, सिर्फ स्ट्रेंजर्स होते, तो भी मैं पीछे हटी। तुम दोनों की इच्छाओं को मैंने पूरा होने दिया, तो आई होप तुम अपने काम से काम रखोगी। मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। और हाँ, ये सब कहने के लिए तुमने ही मुझे फोर्स किया। नहीं दीदी, आप भी तो पापा की बेटी हो। इस तरीके से आप हमसे अपना रिश्ता कभी तोड़ नहीं पाओगे। किसे एक हैप्पी फैमिली नहीं चाहिए? अरोड़ा कल्चर की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। पापा चाहते थे आप घर वापस आ जाओ और उन्हें आपसे कुछ बात करनी थी। कल मेरी माँ भी आपकी माँ के यूनिवर्सिटी उनसे मिलने गई थी। रश्मि ने थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कहा। ये सुनकर उसके पूरे शरीर में जैसे आग लग गई हो। तुम लोग मेरी माँ से मिलने उनके कॉलेज तक पहुंच गए। किस लिए? अब तुम्हें उनसे क्या काम है? पिछले इतने सालों से उन्होंने अपनी चुप्पी बना रखी है क्योंकि उन्हें एक शांत लाइफ जीनी है। उन्हें तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, फिर तुम उन्हें अपने हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? जानवी की पकड़ उस फोल्डर पर और भी तेज होती जा रही थी और उसके नाखूनों का रंग प्रेशर की वजह से वाइट होता जा रहा था। उसने जानवी की तरफ देखा और बहुत सारे फ्लैशबैक उसके दिमाग में आने लगे। फिर उसकी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो गई। अब समझ में आया, मेरी माँ के उस कंपनी में जो 20% शेयर्स हैं उसके लिए तुम लोग ये सब कर रहे हो, है ना? पहले जब माधुरी जी ने देवराज जी को डाइवोर्स दिया था तब उन्होंने अपने नाम के 20% शेयर्स उन्हें ट्रांसफर कर दिए थे। देवराज जी ने डॉक्यूमेंट उनके घर छोड़ के जाने से पहले ही साइन कर दिए थे। इसीलिए जैसे ही वो साइन कर देती सारे शेयर्स उनके नाम हो जाते। लेकिन माधुरी जी भी एक काफी इज्जतदार और प्राइडफुल इंसान थी। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट तो रख लिए पर उस पर कभी भी साइन नहीं किया। वो डॉक्यूमेंट अभी भी लीगली उनके ही थे और उसके रिकॉर्ड्स भी कोर्ट में मौजूद थे। उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो उसे बदल भी नहीं सकती थी। जानवी ने गहरी सांस लेते हुए उससे पूछा, पापा को पता है इन सब के बारे में? ये 20% शेयर्स वापस लेने का आइडिया पापा का है या फिर कोई और है जो इसके लिए प्रेशर बना रहा है? जानवी की उन तेज नजरों में इतनी पावर थी कि रश्मि तो उसे डायरेक्टली देख भी नहीं पा रही थी। तुम्हें आंसर देना है तो दो, वरना कोई बात नहीं। मैं पापा से खुद ही पूछ लूंगी, चाहे ये उनका आइडिया हो या ना हो। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और वो देवराज जी को कॉल करने ही वाली थी जब रश्मि ने उसका कंधा पकड़ के उसे वहीं रोक दिया। दीदी, ये पापा का आइडिया नहीं था, ये सब दादी और रश्मि ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये तुम्हारी माँ और तुम्हारी दादी का आइडिया था? उसकी आवाज में धमकी अच्छे से सुनाई दे रही थी और वो काफी डिटरमाइंड भी लग रही थी। नहीं, इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। ये मैं थी, ये मेरा आइडिया था। हमारे शेयर्स गिर रहे हैं इसलिए। आर यू श्योर ये तुम्हारा आइडिया है? रश्मि अपना सेंटेंस खत्म कर पाती उससे पहले जानवी ने उसके सामने दूसरा सवाल रख दिया। हाँ, ये मेरा आइडिया था, ना कि माँ का। रश्मि अभी बातें बोल ही रही थी कि जानवी उठी और उसने टेबल पर जोर से एक हाथ मारा। रश्मि के सामने रखा हुआ उसने कप उठाया और सीधा उसके मुंह पर दे मारा। उसने कप को साइड में फेंका और उस फोल्डर को लेकर वहां से निकल गई। जैसे कि उसने पीछे से आ रही रश्मि की चीखों को सुना ही न हो, वो बिना मुड़े वहां से चली गई।